हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल का टाइटल जो है पढ़ चुके होंगे कि लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 में जो आपका जो 34 पद है, 34 जो पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए आपका 2023 का जो श्रमिक से संबंधित जो योजना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है कि 2023 की जो योजना है, केवल और केवल 4 ही 5 प्रकार की जो योजना है, जो इस वर्ष आई है, ठीक है? और यह जो योजना जो है, उसमें से 2 इम्पोर्टेंट योजना मैं आप लोग को आज के दिन में आपको मैं क्या करूँगा, बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए कि व्यापम जो है हमेशा से एक पैटर्न रहा है, व्यापम का हमेशा एक पैटर्न रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, आप पटवारी का एग्ज़ाम देख लो या फिर आप जितने भी एग्ज़ाम देख लो आप, ठीक है? उन सभी एग्ज़ामों में एक चीज़ कॉमन रहा है कि व्यापम क्या करता है, नवीन योजना को पूछता है। पेपर में आपका क्या करता है, नवीन योजना को पूछता है। और इस वर्ष जो है मार्च के महीने में 2 योजना आई हैं। 2 योजना श्रमिक विभाग से संबंधित जो है 2 प्रकार की योजना आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला जो योजना है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण योजना। यदि इस योजना का अगर हम बात करें तो यह योजना का आरंभ जो है, यह योजना का जो आरंभ जो है, ये 29 मार्च 2023 में इस योजना का आरंभ हुआ था। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 1 जनवरी को जब नया साल लगा था, तब उन्होंने श्रमिकों के हित के लिए बहुत सारी योजनाओं को घोषणा किया गया था। उनमें से एक योजना आपका क्या है, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण योजना। यह योजना का आरंभ 29 मार्च 2023 में आरंभ हुआ था। यदि इस योजना का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो पंजीकृत श्रमिक है, यहाँ पर जो श्रमिक जो है आपका कौन सा श्रमिक है, पंजीकृत श्रमिक, ठीक है? जो पंजीकृत जो श्रमिक है, उसके जो 2 संतान हैं, उसके 2 संतान। अब यहाँ पर 2 संतान यानी कि जो निरंतर लगातार जो संतान जो है, जो लगातार जो 2 संतान है, उसको क्या किया जाएगा, कक्षा चौथी, देखिए कक्षा चौथी और पांचवी में, कक्षा चौथी और पांचवी में होता क्या है कि कक्षा चौथी और पांचवी में जो नवोदय स्कूल, जैसे कि आपका हो गया नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय स्कूल। आपका कौन कौन से स्कूल, नवोदय, सैनिक स्कूल और आपका हो गया केंद्रीय विद्यालय स्कूल। देखिए, होता क्या है कि ये तीनों स्कूल पर कक्षा चौथी और पांचवी में अगर इसमें आपको इस स्कूल में प्रवेश करना होगा, तो प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसमें जो है प्रवेश एग्जाम इसमें दिलाना पड़ता है, प्रवेश एग्जाम दिलाना पड़ता है। ये बहुत टफ एग्जाम होता है भाई, नवोदय का, सैनिक स्कूल का, केंद्रीय स्कूल का जो रहता है बहुत टफ रहता है। यदि आप इसको क्या करोगे, प्रवेश एग्जाम को पास करोगे, तभी क्या करोगे, तभी आपको उसमें स्कूल में आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा यह योजना का उद्देश्य यही है कि नवोदय और सैनिक और केंद्रीय स्कूल में जो प्रवेश एग्जाम को पास करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जो राज्य सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा, निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। कोचिंग यानी कि निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तभी तो इसका नाम क्या है, योजना का नाम क्या है भाई, शिक्षा प्रशिक्षण योजना है। तो यह योजना जो है निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या हो गया, इस योजना का उद्देश्य यह हो गया है कि जो पंजीकृत श्रमिक जो मजदूर है, उसके 2 संतान में आपका वो संतान कोई भी हो सकता है। अगर गोद लिया वाला भी संतान हो तो वो भी होगा, ठीक है? आश्रित वाला संतान वो भी होगा, ठीक है? तो यहाँ पर नवोदय, सैनिक और केंद्रीय में आपका प्रवेश एग्जाम होगा। उस प्रवेश एग्जाम को पास करने के लिए निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ये आपका उद्देश्य है। अब इस योजना का यदि अगर हम लाभ की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, इस योजना के यदि अगर हम लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ आपका वही रहेगा, आपका जैसे कि कक्षा चौथी और पांचवी में, चौथी और पांचवी में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। तो प्रवेश तब दिया जाएगा जब निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से बच्चा पढ़ के क्या करेगा, कक्षा चौथी और पांचवी में प्रवेश
होगा, तो ये सबसे पहला बात ये लाभ होगा। यानी कि अब जो मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा भाई, वो भी क्या है, पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो कक्षा चौथी और पांचवी में प्रवेश। अब यहाँ पर समझिए इस योजना को कि इसमें होता क्या है कि जो कोचिंग की जो सुविधा जो रहेगा, जो कोचिंग की जो सुविधा जो रहेगा यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा 2 बार दिया जाएगा। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 2 बार दिया जाएगा, और साल में 1 बार। साल में 1 वर्ष में केवल और केवल 1 बार ये सुविधा दिया जाएगा, कोचिंग की सुविधा। तो देखिए समझे, आप बातों को समझे। जैसे कि एक छात्र है, यदि एक छात्र है, अब ये छात्र जो है नवोदय स्कूल में या सैनिक स्कूल में या फिर आपका केंद्रीय विद्यालय में, अब ये स्कूल में आपका क्या करना चाहता है, कक्षा ये क्या पढ़ा है, आपका कक्षा चौथी पढ़ रहा है, कक्षा चौथी पढ़ना चाहता है। और उसको मान के चलो कि सैनिक स्कूल में उसको क्या चाहता है, वो प्रवेश चाहता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, कक्षा चौथी के लिए एक ही वर्ष का क्या रहेगा, वो एक ही वर्ष का वैलिड रहेगा। जुलाई में शुरू होता है आपका शिक्षा सत्र आपका। तो शिक्षा जो सत्र जो है आपका जुलाई में शुरू होता है, मतलब एक ही वर्ष में कक्षा चौथी में वो क्या करेगा, कोचिंग करेगा। क्या करेगा आपका, क्या करेगा आपका, ये कोचिंग करेगा। अब यहाँ पर कोचिंग जब करेगा बच्चा, जब बच्चा जो कोचिंग करेगा तो मान के चलो वो प्रवेश में पास नहीं हो पाए, असफल हो गया, तो वैसे में क्या किया जाएगा, वो कक्षा पांचवी के लिए फिर से किया जाएगा, वो कक्षा पांचवी के लिए क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, प्रवेश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसा करके कितनी बार मौका उसको मिल गया, 2 बार उसको मिल गया, और साल में कितना बार, एक ही बार उसको मिल गया है। ठीक है, तो ये आपका लाभ है, आपका कक्षा चौथी और पांचवी में प्रवेश अगर चाहिए सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में। अब देखिए इस योजना की यदि अगर हम पात्रता की अगर हम बात करें, तो यह योजना की पात्रता क्या है। देखिए क्या क्या नियम है इस योजना का, पात्रता में क्या क्या है। देखिए यदि हम पात्रता की अगर हम बात करें, तो इस योजना की जो सबसे पहला जो पात्रता जो है कि जो निर्माण श्रमिक जो है पंजीकृत होना चाहिए। जो निर्माण जो श्रमिक जो मजदूर जो काम कर रहा है वो क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। अब पंजीकृत कहाँ होगा, मंडल, जो श्रम विभाग है, जो सनिर्माण कर्मकार मंडल जो है उसमें क्या होना चाहिए, मंडल में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए। और ये पंजीकृत जो है, ये पंजीकृत जो श्रमिक जो है वो 90 दिवस के भीतर, 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो श्रमिक जो है वो आपका जो रोजगार जो है कम से कम 90 दिन कंप्लीट कर चुका हो, 90 दिन कंप्लीट कर चुका हो, वही श्रमिक के बच्चे जो है क्या करेंगे, इस स्कूल में इस कोचिंग में क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा लेंगे, पहला। दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो लगातार 2 संतान, लगातार 2 संतानें जो है, जो श्रमिक की जो 2 संतानें ही इसका क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। अब तीसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट ये बोला गया है कि वो जो निर्माण श्रमिक जो है, जो निर्माण श्रमिक जो है कम से कम मंडल में, यानी कि आपका जो निर्माण श्रमिक जो है मंडल में विभाग में, श्रम विभाग में 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक जो है नियमित, 1 वर्ष तक जो है नियमित आपका श्रमिक के तौर पर काम कर रहा होगा। श्रमिक के तौर पर नियमित के मतलब ये हो गया कि अगर वो बीच में गैप भी करता है तो वो भी नियमित ही कहलाएगा, माना जाएगा। तो यह आपका योजना हो गया मुख्यमंत्री आधार शिक्षा प्रशिक्षण योजना। तो पूछा जा सकता है यह योजना का आरंभ कब हुआ, तो 29 मार्च 2023 में। ये सबसे ज्यादा चांसेस है कि आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है। इस योजना की पात्रता क्या क्या है वो पूछा जा सकता है, लाभ क्या क्या है, और इस योजना में आपका उद्देश्य क्या है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट योजना में हम आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना, ये दोनों योजना मोस्ट आईएमपी योजना है बच्चों, ठीक है ना। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दोनों योजना संभावित है कि आ सकते हैं। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। देखिए भाई, मुख्यमंत्री जो निर्माण
श्रमिक सहायता योजना जो है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। तो जैसे कि आपने योजना को टाइटल पढ़ा होगा कि आवास सहायता योजना, तो सिंपल बात है, इसका उद्देश्य क्या है आपका, आवास से संबंधित है, ये तो आपने जान चुके होंगे। यदि हम इसके आरंभ की अगर हम बात करें, तो यह योजना का जो आरंभ जो है वो आपका हुआ है 1 मार्च 2023 में इस योजना का जो है आरंभ हुआ है इस योजना का। ठीक है। अब यदि हम इस योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो यार श्रमिकों का होता क्या है, श्रमिकों के पास क्या होता है, अच्छा जीवन व्यापन उनको क्या करना है, जीना है। और अच्छा जीवन व्यापन तभी जिया जा सकता है जब उस श्रमिक के पास क्या होगा, आवास होगा। यदि उस श्रमिक के पास अपना खुद का आवास नहीं होगा, तो क्या अपने अच्छे तरीके से जीवन व्यापन कर सकता है क्या? तो कहते हैं कि अच्छा घर आपके पास हो, पक्की मकान हो, तो आपको उसमें क्या लगता है, सुरक्षा महसूस लगता है। देखिए, तो यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य यही है। क्या है आपका उद्देश्य योजना का, जो है मकान। इस योजना में श्रमिकों को क्या दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा। मकान के लिए, मकान बनाने के लिए क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। मकान बनाने के लिए क्या दिया जाएगा भैया, रुपया पैसा दिया जाएगा। अब ये पैसा कितना रुपए दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 50,000 रुपए। उस श्रमिक को, जो पंजीकृत जो श्रमिक है, उसको क्या दिया जाएगा, 50,000 रुपए की सहायता राशि, अनुदान राशि जो है ये दिया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अब देखिए इस योजना का, देखिए हमने जान लिया कि उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है। तो ये लाभ आपका बहुत सिंपल है कि 50,000 रुपया अनुदान सहायता राशि यहाँ पर दिया जाता है। अब इस योजना की यदि अगर हम पात्रता की अगर हम बात करते हैं, तो यह योजना की पात्रता बहुत सारे हैं। देखिए क्या क्या है इस योजना का पात्रता, उसको हम समझते हैं। देखिए इस योजना की पात्रता, पहला जो पात्रता यही है जो सभी श्रमिकों के लिए लागू होता है कि 90 दिवस पूर्व, जो 90 दिवस पूर्व क्या होना चाहिए, काम कर चुका है वो श्रमिक, 90 दिवस पूर्व उसका प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। यानी कि पंजीकृत, कौन सा श्रमिक इसमें फायदा उठा सकता है, पंजीकृत जो श्रमिक है मंडल के द्वारा, वही इसका क्या कर सकता है, लाभ ले सकता है, पहला। दूसरा दूसरा जो योजना जो है, इस योजना के तहत में उसी श्रमिक को वैलिड दिया जाएगा, वैधता माना जाएगा, जिसके पास 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो है क्या बोलते हैं, 3 वर्ष पूर्व जो है पंजीकृत होना चाहिए। देखिए 3 वर्ष पूर्व जो पंजीकृत होना चाहिए का मतलब ये है कि आपका जो जीवित पंजीयन से मतलब है, पंजीकृत का मतलब हो गया जीवित पंजीयन, जीवित पंजीयन से संबंधित है। ठीक है, जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका श्रमिक मंडल सनिर्माण कर्मकार मंडल विभाग के द्वारा। दूसरा, तीसरा जो अगर हम बात करें इस योजना की पात्रता की यदि हम बात करें, तो उस श्रमिक के पास, जो श्रमिक है उस श्रमिक के पास स्वयं का आवास नहीं होना चाहिए। स्वयं का, देखिए भाई इस योजना के तहत स्वयं का आवास जो है नहीं होना चाहिए। ना तो श्रमिक के पास स्वयं का आवास नहीं होना चाहिए, और ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य के पास, ना ही उसके जो परिवार के सदस्य के पास स्वयं का क्या नहीं होना चाहिए, आवास नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि श्रमिक है, श्रमिक का पत्नी है, उसके पास आवास नहीं होना चाहिए, उनके बच्चे के पास आवास नहीं होना चाहिए, स्वयं का आवास नहीं होना चाहिए, या उनके पिताजी के पास आवास नहीं होना चाहिए, यानी किसी के पास स्वयं का आवास नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट। चौथा, जो यदि पात्रता की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर उसको नया आवास लेना है, मान के चलो उनको जो नया आवास नहीं, हम यहाँ पर कह सकते हैं नया जमीन यदि उस श्रमिक को क्या है, लेना है, तो वैसे स्थिति में 2 कंडीशन बताया गया है। यदि यदि वो जो श्रमिक जो है, अगर मान के चलो वो शहरी क्षेत्र पर भूखंड पर क्या करता है, वो जगह लेता है, तो यहाँ पर जगह जो है माना जाएगा 500 वर्ग फीट। देखिए भाई
500 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उस श्रमिक का जगह स्थान अगर 500 वर्ग फीट से अधिक रहेगा तो यह इस योजना के लिए वो पात्र नहीं होगा, और 500 वर्ग फीट या उससे कम है तो वो पात्र रहेगा शहरी क्षेत्र में। और यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो नया जमीन या अगर लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1000 वर्ग फीट से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए ग्रामीण में। अब देखिए चौथा, पांचवा, यदि हम इसकी पात्रता की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो श्रमिक है, श्रमिक का पति और पत्नी दोनों मान के चलो श्रमिक है। जो श्रमिक श्रमिक में कौन आपका, उनके पति और पत्नी ये दोनों ही क्या है, श्रमिक है। तो दोनों ही श्रमिक में से जो दोनों में से एक ही को रजिस्ट्रे कर क्या बोलते पंजीकरण कराना आवश्यक है। अगर पति पत्नी में से जो पंजीकरण करा लिया गया है दोनों में से, तो दोनों में से एक को ही इसमें क्या किया जाएगा, योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा। छठवा अगर हम पॉइंट यदि अगर हम बात करें तो छठवा पॉइंट की अगर हम बात करें तो छठवा पॉइंट जो है पट्टा, पट्टा से संबंधित है। पट्टा में आपका इसमें आपका जो दिया जाएगा, इसमें यदि आबादी वाला पट्टा है, आबादी वाला पट्टा जो यानी कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा, आबादी पट्टा हो गया, शासकीय पट्टा हो गया, शासकीय पट्टा हो गया, और वन अधिकार वाला जो पट्टा है जो राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, वन अधिकार के द्वारा जो पट्टा है, जब मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिया गया जो पट्टा है, ये पट्टे जो जिनको दिया गया है वो भी क्या होंगे, इस योजना का पात्रता रहेगा। इस पात्रता का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अब वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो लास्ट जो पॉइंट है कि जो सातवां जो अगर हम पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो भूखंड जो लिया गया है, देखिए जो 500 वर्ग फीट और 1000 वर्ग फीट का जो भूमि जो श्रमिक जो है लिया है अपने नाम से लिया गया है, तो वो जो विवादित नहीं होना चाहिए, वो जो जमीन जो है विवादित नहीं होना चाहिए। यदि वो जमीन विवादित है तो इस योजना के तहत उसको सहायता राशि उसको नहीं मिल सकता है, पात्र ही नहीं कहलाएगा इस योजना में। और आठवां जो पॉइंट है, आठवां जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका और आपका जो है नगर निगम, उस श्रमिक को यदि वो श्रमिक अगर मान के चलो जमीन लिया भी है, तो जमीन अगर वो लिया है तो ऐसी स्थिति में उसको ग्राम से या नगर पंचायत, नगर पालिका जहाँ भी वो रहता है, वो जिस स्थान में रहता है वहां से उसको क्या करवाना पड़ेगा, प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा, नगर पंचायत में प्रमाणीकरण, मतलब जहाँ का जिस स्थायी निवासी है वहां का वो आपको प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। ठीक है, तो इसकी पात्रता बहुत सारे हैं जिसको आपको क्या करना है, याद करना है, और लगभग चांसेस है कि दो ही योजना जो है ये आपको पूछा जा सकता है लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में। और लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो कि श्रमिक हित में संचालित जो योजना जो है, जो आपको जो लास्ट जो आपका जो पॉइंट जैसे देख सकते हो, इसमें 15 अंक में 4 से 5 प्रश्न तो आपको यही से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही था। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।